दर्शकों, आज हम हैं काशीपुर की एकता कॉलोनी में। ये गढ़वाल सभा के अंतर्गत आती है और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर्वतीय जन रहते हैं। पर्वतीय जनों की अपना एक कल्चर होता है और देश के लिए जान देने का जो जज्बा है वो सबसे ज्यादा पर्वतीय जनों में देखा जाता है। यही कारण है कि जब हम फोर्स की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, तो गढ़वाल रेजिमेंट, कुमायूं रेजिमेंट फेमस हैं और लड़ाइयाँ भी फेमस है। तो आज हम पर्वतीय महाशक्ति के बीच में हम हैं, मातृशक्ति हमारे साथ हैं। और सबसे पहले मैं यहीं से परिचय चाहूंगा। भाई, आपका क्या नाम है? माय नेम इज सोहित नेगी। सोहित नेगी? अरे यार, हिंदी में बता दो, हम तो सब हिंदी वाले हैं। अच्छा जी, मेरा नाम सोहित नेगी है। सोहित नेगी है। हाँ। सोहित नेगी जी, आप पढ़ रहे हैं? नहीं, मैं जॉब करता हूँ। आप जॉब करते हैं? प्राइवेट की सरकारी? प्राइवेट। अच्छा, अब मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं आप? बोलते हैं उत्तराखंड। नहीं, उत्तराखंड में किस जगह के रहने वाले हैं? वो रिखनी खाल ब्लॉक, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल के हैं। हाँ। ठीक है। आप बेटा, आप पढ़ रही हैं अभी? हाँ जी, मैं पढ़ रही हूँ। क्या करती हैं? मैं बीपीएड कर रही हूँ। बीपीएड कर रहे हैं? कहाँ से? पैठानी से। पैठानी से। क्या स्थिति है? पैठानी अच्छी जगह है? पैठानी बहुत बैकवर्ड इलाका है, बहुत मतलब बहुत बैकवर्ड ही है वहाँ। मतलब इतनी कोई सुविधा नहीं है हर चीज की। हाँ। सिर्फ सिंपल गांव है वहाँ। अच्छा, आप वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका मन वहाँ लगता है? मतलब पढ़ाई अच्छी है, हर चीज अच्छा है, पढ़ाई लेकिन अच्छी है। सुविधा नहीं है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह नहीं है। जी जी। अब हम बात करते हैं आपसे। आपका नाम? मेरा नाम कुसुम लता बौड़ाई है। कुसुम लता बोडाई जी। तो कुसुम जी, आप किस तरीके से देख रही हैं उत्तराखंड को, पहाड़ को किस तरह से देख रही हैं? जी, मैं उत्तराखंड को उसी तरीके से देख रही हूँ जिस तरह ये 20 साल पहले था। क्योंकि यहाँ से 20 साल पहले जैसा उत्तराखंड था बिना विकास के, आज भी वैसा ही है। 20 साल पहले हमारे पूर्वजों ने उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी और उत्तराखंड बनाया, इस तर्ज पे बनाया कि हमें विकास मिलेगा। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तो हमारी जो संस्कृति है, क्योंकि हमारी संस्कृति तराई लोगों से भिन्न है और जिसे संरक्षण की आवश्यकता है, तो वो होगा और हमें मूल निवास मिलेगा। हम अपनी ही जगह में रह के अपने हिसाब से, हमारे मतलब पहाड़ी क्षेत्र के हिसाब से विकास होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। इसमें गलती मैं 80% हमारी सरकार की मानूंगी, क्योंकि पहली बात तो सरकार तराई क्षेत्र से नहीं चल सकती जी। जैसा कि हमारी सरकार अभी तक है। हमारे जो फरमान होते हैं, जैसे बोलते हैं, जिन्हें तुगलकी फरमान कह सकते हो आप, एक दिन आता है दूसरे दिन बदल जाता है, ये सब दिल्ली से आते हैं और नीतियां भी वहीं से आ रही हैं। लेकिन पहाड़ को पहाड़ी नीतियां चाहिए, जैसा हमारा हर क्षेत्र अलग है, सारे दुर्गम क्षेत्र हैं। चलिए, फिर आते हैं आपके पास। बाकी लोगों से परिचय हो जाता है। और कुसुम जी काशीपुर नगर निगम से मेयर प्रत्याशी हैं और आप भविष्य में बहुत अच्छी राजनीति में कदम उठाने वाली हैं। अभी बात चर्चा करेंगे, तब तक हम। जी माता जी, आपका नाम? जी, मंजू नेगी। आप मंजू नेगी जी। मैं पौड़ी गढ़वाल से। अच्छा, आप भी पौड़ी गढ़वाल से हैं। पहाड़ की समस्याओं का आपको पता है? थोड़ा बहुत पता है, मतलब अब हम पहले आ गए थे तो। अच्छा, कितना रही हैं? आपका जन्म कहाँ हुआ है? मेरा रिखनीखाल ब्लॉक में हुआ था, पौड़ी गढ़वाल में ही हुआ था। अच्छा अच्छा। तो हम लोग आ तो गए हैं, लेकिन गांव में भी समस्या ये है, मतलब मन करता है गांव वापस जाने का? जाने का मन तो करता है, पर वही है ना, सुविधा नहीं है गांव में। डॉक्टर नहीं है, वहाँ घर परिवार के दूसरे लोग रहते हैं अभी? हाँ, देवरानी रहती है हमारे। चलिए, आपके पास भी फिर आते हैं। आपका शुभ नाम? प्रियंका देवी। प्रियंका देवी जी, आप कहाँ से हैं? बिरुखाल ब्लॉक। बिरुखाल ब्लॉक से। अब यहाँ कितने दिनों से रह रही हैं? हमें तो हो गए 13-14 साल हो गए। 13-14 साल हो गए। तो आपके पतिदेव नौकरी करते हैं? आर्मी में है सर। आर्मी में है? हाँ जी। अच्छा, तो आपने बचपन में कितना पहाड़ देखा है? कितना समय बिताया है आपने पहाड़ में? बचपन मतलब 17-18 साल। 17-18 साल बिताए हैं। पहाड़ की जो चढ़ाई है वो चढ़ी है, बोझा ढोया है, जो घर की जरूरत का सामान होता है। चलिए, आपके पास फिर से आते हैं। जी, आपका नाम? कुसुम देवी। कुसुम देवी जी। वह दो कुसुम हमारे पास हैं। तो कुसुम जी, आप पहाड़ में किस क्षेत्र से रहने वाली है? हम भी पौड़ी गढ़वाल से हैं सर। पौड़ी गढ़वाल से ही हैं। लग रहा है कि पौड़ी गढ़वाल का यहाँ बहुत सारे लोग हैं रहने वाले। जी। तो आपका जन्म भी वहीं हुआ है? जी जी। काशीपुर कितने समय से रहते हैं? काशीपुर हो गया हमें 14-15 साल। 14-15 साल हो गए। तो गाँव जाते रहते हैं? जी, जाते। वहाँ कोई परिवार के लोग रहते हैं? हाँ जी। तो अब वहाँ सुविधाएं हैं या अभी भी नहीं है? सारी यही है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल है, पर डॉक्टर नहीं है, यही है वहाँ बस। जी।
आपसे बात करते हैं जी। आपका नाम? सरोती थी सरोज देवी जी। आप भी पौड़ी गढ़वाल से हैं? नहीं एक साल से हूँ मैं तो कुमाऊँ कुमाऊं में, अल्मोड़ा से। तो अल्मोड़ा की भी यही सब समस्याएं हैं जो पौड़ी गढ़वाल वालों ने बॉर्डर बताया? पे मतलब वहाँ बॉर्डर पे हूँ आपका बॉर्डर वाला गांव है? हाँ। तो आपके मतलब नेपाल वाला बॉर्डर या चीन वाला? नहीं ये कुमाऊँ गढ़वाल अच्छा, गढ़वाल का, हाँ, मतलब गढ़वाल का और कुमाऊं का बॉर्डर है। हाँ। तो आप गांव जाती रहती हैं? हाँ जाती रहती हूँ। वहाँ परिवार के लोग रहते हैं? हाँ सास ससुर है। सास ससुर है। हाँ। तो अब सुविधाएं वहाँ पहुंची हैं कि अभी भी सुविधाओं का अभाव है? मतलब है थोड़ा थोड़ा है मतलब उतनी सुविधा नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और बड़े समाज सेवी हैं, अपने क्षेत्र के लिए जहाँ रह रहे हैं एकता कॉलोनी में, यहाँ के विकास के लिए, सड़कों के लिए, नाली के लिए आप लगातार प्रयासरत रहते हैं। और मैंने सुना है कि आप पार्षद के उम्मीदवार भी हैं। धन्यवाद वार्ड नंबर 2 से। जी धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं शब्ददूत न्यूज और ओपन डोर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन एकता कॉलोनी वार्ड नंबर 2 में करता हूं। और जहां तक है वार्ड में विकास का, हमने अपने प्रयत्न से यहाँ पे विकास किया है और आगे करते रहेंगे। और आपने जो प्रश्न पूछा है कि क्या मैं पार्षद का चुनाव लड़ूंगा, निश्चित ही मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद का चुनाव लड़ूंगा और विकास करके दिखाऊंगा जैसे कर रहा हूँ। जी, बहुत 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 धन्यवाद। हम देख रहे हैं कि आपके साथ काफी लोग जुटे हुए हैं। इसी के साथ हम आगे, आप दिखाई दे रहे हैं, यंग भी हैं और आप में उत्साह है और पहाड़ी कल्चर को आप बहुत अच्छे तरीके से जानती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहाड़ी कल्चर को जीवित रखने के लिए प्लेन की जरूरत है या पहाड़ की जरूरत है? जी देखिए, हमारे जो लोकगीत भी हैं वो सारे हमारे लोकगीत हमारी जगहों से, जो हमारी रीति रिवाज हैं उनसे निकल के आए हैं। तो निश्चित तौर पे पहाड़ी कल्चर को जीवित रखने के लिए हमें पहाड़ में रहना भी आवश्यकता है और हमें पहाड़ की भी आवश्यकता है। फिर क्यों नहीं रह रहे हैं पहाड़ में लोग? देखिए, पहाड़ में मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ। 2 दिन पहले क्या हुआ था, हमारा एक 24 साल का भाई जो अपने घर में रह रहा था, ऐसे ही पहाड़ में रह रहा था, अपना काम भी कर रहा था, उसकी अचानक से तबीयत खराब होती है। तो पहले उसको 2 किलोमीटर लाया जाता है रोड तक, पहले उसको पैदल 2 किलोमीटर, हाँ वो चलने की, बीमार को 2 किलोमीटर गांव वाले उसको रोड तक लेके आते हैं। फिर वहां से उसको धुमाकोट अस्पताल में, वहां से फिर उसको नैनी डांडा से रामनगर से उसको हल्द्वानी से फिर दिल्ली ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। तो हमारे पहाड़ों में अस्पताल नहीं है, हमारे पहाड़ों में रेफर सेंटर है, सिर्फ इधर से उधर ले जाओ, उधर से। तो जब मरना ही है, लास्ट में दिल्ली जाके मरना ही है, तो इंसान पहले ही क्यों नहीं चले जाए? हमारा मन तो है पहाड़ों में रहने का, हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो मूलभूत सुविधा है थोड़ी सी भी, वो भी नहीं है। हम नहीं, मतलब पहाड़ मजबूरी में आदमी छोड़ता है, पहाड़ अपने जीवन को बचाने के लिए। बिल्कुल, पहाड़ मजबूरी में आदमी छोड़ रहा है। यानी कि अपनी जड़ों से कटने के बाद जीवन तो नहीं बचता है, शरीर बच जाता है, जिसको हम जीवन कहते हैं, आत्मा तो मर जाती है। तो अब एक समय था जब उत्तर प्रदेश में रहते हुए आंदोलन चला और बहुत सारे युवाओं ने बलिदान दिया, बिल्कुल आत्मदाह किया, जी किया। उत्तराखंड बना और उत्तराखंडियों को एक संतुष्टि हो गई कि अब उत्तराखंड के लोगों की सरकार होगी जी। कितनी सेटिस्फाई हैं? क्या वो सपना साकार हो पा रहा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी जो नीतियां हैं वो आज भी ना हमारे लोगों के लिए हैं और ना ही, जहां तक देखा जाए, हमारे लोगों के द्वारा वो नीतियां चल रही हैं। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड का आंदोलन हुआ था 1994 में। आप देख लीजिए कि उस टाइम पे मुलायम सिंह की सरकार ने ये बोला कि 42 लोगों की शहादत हुई, लेकिन हमारे आंदोलनकारियों ने हमें बताया कि 165 से अधिक लोग उस टाइम पे उनका शहीद हुए थे और उन्हें लोहे की भट्टियों में, जहां लोहा गलाते हैं, वहां डाल दिया गया था, जिनका आज तक कोई पता नहीं है। उसके बाद हमारा जो आंदोलन, जो आम जनता ने किया था, उस आंदोलन को कांग्रेस द्वारा हाईजैक किया गया और फिर कांग्रेस ने बोला कि हमने राज्य बनाया है। लेकिन आज वही कांग्रेस, जब उसी समय, मेरा सवाल ये है, एक छोटा सा सवाल है कि सन 2000 में छत्तीसगढ़ भी बना, सन 2000 में झारखंड भी बना, लेकिन उनको 1950 के तर्ज पे मूल निवास दे दिया गया, लेकिन हमारे उत्तराखंड को क्यों नहीं दिया? अगर आप इतना ही हमारे हक में बात करते हैं तो हमें मूल निवास क्यों नहीं दिया? आज हम स्थायी निवासी हैं और यूसीसी के तहत क्लॉज सी और क्लॉज डी में परसों ये लेके आए हैं कि कोई भी अगर केंद्र का आदमी यहाँ 2 साल 3 साल काम करता है तो वो भी यहाँ का स्थायी निवासी बनाया जा सकता है। तो हम मूल निवासियों में और स्थायी निवासियों में अंतर क्या है?
कुसुम जी, एक बात कहना चाहता हूं मैं जी कि उत्तराखंड को अलग मांगने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत जी। बड़ा बलिदान हुआ। जी आज अपने हकों को मांगने के लिए कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। जी देखिए, उस टाइम पे आश्वासन दिया गया था। आप कहते हैं ना कि जो प्रकृति में रहता है वो इंसान बहुत संवेदनशील होता है, बहुत शांत होता है, क्योंकि उसे जी। प्रकृति बनाती है उतना। और हमारे लोग बहुत, क्योंकि इतना कठिन जीवन, पहाड़ों का जीवन साधारण नहीं होता है, तो उन्हें मुश्किलों से लड़ने की और कठिनाई में रहने की एक आदत भी है कि हाँ हम कर लेंगे करके। लेकिन एक मतलब विश्वास था सरकार पे कि सरकार आई है तो धीरे धीरे हमें देगी। 2010 तक मतलब बहुत उग्र नहीं था। उसके बाद लोगों ने फिर बोलना शुरू किया। और आज जब आंदोलन हो रहा है, रैलियां देखिए आप, हम लोगों ने शुरू किया था देहरादून से पहले हमारे जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने भू कानून और मूल निवास पे रैली करी थी। उसके बाद हम लोगों ने देहरादून में रैली करी, देहरादून के बाद दिल्ली हुई, दिल्ली के बाद हल्द्वानी में रैली हुई, हल्द्वानी के बाद हम लोगों ने कोटद्वार में रैली करी, भिक्केसैन में रैली करी, और टिहरी की आखिरी रैली थी। उसके बाद आचार संहिता लग गई थी और अभी 4 जून के बाद फिर से हमारा ये आंदोलन शुरू हो रहा है। पर यही बात है, इसी आंदोलन को कभी हमें माओवादी कह दिया जाता है सरकार के द्वारा। मतलब इतनी एक प्रकार से एक जो दूसरी विचारधारा जिसे आप लहर कह रहे हैं वो ऐसी चल रही है कि हमको, क्योंकि हम जो लड़ने वाले हैं, लड़ने वाला युवा है, जो युवा वर्ग है वो है लड़ने वाला। हमारे पास उत्साह है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास वो पैसा नहीं है, हमारे पास वो पहुंच नहीं है कि हम लोगों को घर घर जाके ये चीजें बता सकें। और हमें कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ही ये चीजें दबाई जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ हम आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष तक ये कह रहा है, जो अध्यक्ष थे करण मेहरा जी, उनका ये कहना था कि मेरी लाश पे भू कानून आएगा, मेरी लाश पे मूल निवास आएगा। तो कहीं ना कहीं, और सरकार पे भी अपने ही लोग दोषी हैं। अपने ही लोग दोषी हैं। तो हम एक जो लड़ाई हम उत्तराखंड को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वो हम लड़ रहे हैं सिस्टम से लड़ रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी से लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं जिनको ये पता नहीं है कि भू कानून क्या है, मूल निवास क्या है। फिर हमारे जो उत्तराखंड में तराई क्षेत्र के लोग हैं, जिनको ये भ्रम फैला दिया गया है कि ये लोग पहाड़वाद फैला रहे हैं, ये लोग तुम्हें भगाना चाह रहे हैं, हम उन लोगों से भी लड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसको समय लगेगा, पर ये आपसे उग्र एक बन बात रहा है। और जानना चाह रहा हूँ कि सरकार की पलायन रोकथाम योजना है, मुख्यमंत्री रोकथाम योजना है, यह हर विभाग के साथ जोड़ दिया गया है, जी जैसे ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग, जी है ना, आयोग का एक बड़ा काम नजर आ रहा है। जी। लेकिन वो पलायन किसको मानता है? पहाड़ से पलायन को मानता है या उत्तराखंड से बाहर जाने को पलायन मानता है? क्योंकि यहाँ पलायन को भी समझना होगा, जी है ना। हाँ। उत्तराखंड से बाहर जाने का मतलब तो ये कि काशीपुर से भी कोई बाहर जा रहा है, वो भी पलायन हो गया। जी एक पहाड़ से लोग यहाँ आके बस रहे हैं, वो पलायन नहीं है क्या? जी बिल्कुल है। हाँ। पहाड़ खाली हो रहे हैं और जितने भी तराई क्षेत्र के लोग हैं, जितने भी तराई क्षेत्र हैं, ये सब भरते जा रहे हैं। चाहे आप देहरादून देख लो, नहीं, चाहे मेरा सवाल समझिए, मैं ये जी। कह रहा हूँ कि पहाड़ से जब तराई में आता है तो वो पलायन नहीं मान रही है सरकार, जी लेकिन जब पूरे ओवरऑल उत्तराखंड से कोई बाहर जा रहा है उसको पलायन कह रही है। जी। इसमें इसको कैसे देख पा रही हैं आप? हमारे हिसाब से तो ये भी पलायन ही है, क्योंकि हम अपनी मूलभूत जगह छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, तो हम अपना मूल छोड़ के आ रहे हैं, तो ये भी पलायन है। काम जी, उस पर अधिक होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए? काम उस पर अधिक होना चाहिए, क्योंकि आप अगर इसे एक राजनीतिक तौर पे ये देख सकते हैं कि तराई क्षेत्र में सारे संस्कृति के लोग हैं, यहाँ पे बाहर से आने वाले लोग भी हैं जो काम की तलाश में आ रहे हैं शहर में, और यहाँ पहाड़ी लोग भी रह रहे हैं जो ऊपर से नीचे को आ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि अब राजनीतिक तौर पे जो ताकत है, जो गेम है, वो तराई क्षेत्र खेलेगा, क्योंकि ऊपर तो पहाड़ खाली हो रहे हैं, और अब जो सरकार चुनी जाएगी वो तराई क्षेत्र के लोगों द्वारा चुनी जाएगी। तो इसका मतलब तो अब हमारे लोग भी इसमें कम होते जा रहे हैं एक प्रकार से। आप लोग कितना सहमत है इनकी बातों से? आ जाइए, आगे आ जाइए, आप भी आइए। जी, कुसुम जी जो बात कह रही हैं, पलायन को के बारे में जो बात कही है, भाई पहाड़ से पलायन हो रहा है, मजबूरी में हो रहा है, तो आप कितनी सहमत हैं कि ये मजबूरी में हो रहा है वास्तव में, या लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं? हाँ जी सर, ये मजबूरी में ही हो रहा है, कोई नहीं चाहता अपना पहाड़ छोड़ना। हम लोग भी यहाँ मजबूरी में आए हैं। इसका मेन कारण है रोजगार। जी, गांव में नहीं, अब सरकार भी तो वही पहाड़ की ही है। अलग बात है कि वो लोग तराई में रहते हैं, पलायन आयोग वाले लोग तराई में रहते हैं, प्लेन में रहते हैं, तो पहाड़ की चिंता किसको, कौन करेगा? आप लोगों के हाथ में कुछ है नहीं और सरकार करना नहीं चाहती है। नहीं चाहती, सत्ता के लिए खाली उस समय वादे करते हैं कि हम करेंगे, लेकिन उसके बाद नहीं करते, नहीं आते ही नहीं हो वहाँ देखने के लिए। अच्छा,
आपको अगर कोई राजनीतिक पद मिल जाता है तब आप क्या करेंगे? स्थानीय राजनीति में आप क्या भूमिका निभाएंगे? शहरी तौर पे या पहाड़ी तौर पे क्या? आपका दायित्व तो दोनों का बन जाता है, क्योंकि आप यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ के लिए भी, काशीपुर के लिए भी और पहाड़ी कल्चर के लिए भी। भाई आप कहीं भी रह रही हैं, पहाड़ी कल्चर को बचाने का प्रयास तो वहीं से कर सकती है। जी जी बिल्कुल जी, मैं ये जो हमारी पहले मूल निवास की आवाज है इसको उग्र करूंगी और इसी पे काम करूंगी सबसे पहले जी, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। जो इंसान, आप ये देखिए कि पहाड़ी जो बच्चे हैं वो ज्यादातर होटलों में हैं। अभी आप दिल्ली में देखिए ज्यादातर होटल लाइन में पहाड़ी ही मिलेंगे आपको। और अब आज के समय में हमारा जो प्रदेश है वो भी एक तरफ से होटल प्रदेश ही हो गया है। आप कहीं भी ऊपर तक जाइए आपको होटल ही होटल नजर आएंगे, क्योंकि टूरिज्म है उत्तराखंड में। तो जो बच्चे हमारे दिल्ली में जाके होटलों में काम कर रहे हैं, क्या वो बच्चे हमारे पहाड़ों में नहीं कर सकते? क्या हम हिमाचल के तर्ज पे 75% आरक्षण अपने ही बच्चों को नहीं दे सकते? क्योंकि यहाँ पे हैवी इंडस्ट्री वाला रोजगार संभव नहीं है। अगर आप लाते हैं तो आप एक बहुत बड़ी आपदा ले आएंगे प्राकृतिक तौर पे भी। लेकिन बहुत सारे रिजोर्ट तो बन रहे हैं, कौन लोग बना रहे हैं? बाहर के लोग बना रहे हैं या पहाड़ी लोग? बिल्कुल बाहर के लोग बना रहे हैं। आप ये देखिए, लेकिन उनमें नौकरी तो पहाड़ के लोग कर रहे हैं अधिकांश। बहुत अधिकांश नहीं है। अच्छा, अधिकांश नहीं है, बहुत ही कम है। आप ये देखिए, उसका एग्जांपल, आप एम्स का एग्जांपल ले लीजिए ऋषिकेश में। वहाँ पे 600 नर्सों की भर्ती हुई। नहीं, मैं रिजोर्ट की बात कर रहा हूँ, जो पहाड़ी क्षेत्र पर रिजोर्ट बन रहे हैं। आप वहाँ भी जाके देखिए, वहाँ पर तो आप दूसरे धर्म के लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। पहाड़ी भी छोड़ दिया, आपको दूसरे धर्म के लोग ज्यादा मिलेंगे कि जो आ गए हैं और जो बस रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वहाँ पे। जी जी, मैं इस बच्ची से बात करूँगा। अगर मेयर बन जाती है जी, तो आप यहाँ पहाड़ी क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? पहाड़ी लोगों के लिए क्या करेंगे? जी, मैं सबसे पहले, मैं जो देख पा रही हूँ, मेरा अपना मन तो सबसे पहले जैसे धर्म की ओर जाता है, तो सबसे पहले मेरा मन जानवरों की तरफ है कि जितने भी यहाँ घूम रहे हैं मैं उनको एक तरफ वो करना चाहूंगी, उनको संरक्षण देना चाहूंगी। चाहे वो गाय है, चाहे वो बैल है, मैं उनकी तरफ। दूसरा, मैं पहाड़ी संस्कृति को बचाने के लिए, जैसे हमारे कुछ दोस्तों में हम लोग अपना समूह चलाते हैं, उस तरह के समूह खोलना चाहूंगी ताकि पहाड़ी संस्कृति से और क्या हो रहा है हमारे समाज में वो सब हमारे लोगों को पता चले। तीसरा, जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए, जो यहाँ मिलनी चाहिए, जैसे यहाँ भी आप यही सड़क देख लीजिए, आप इसी गली की सड़क देख लीजिए, तो ये सब मैं उनको प्रदान करना चाहूंगी काशीपुर के अंदर। और बाकी इसके बाद मेरा उत्तराखंड भ्रमण चालू रहेगा। जैसे मेरा उत्तराखंड भ्रमण, क्योंकि अभी तक जितनी भी रैलियां हैं, सारी रैलियों में आप मुझे देख पाएंगे भू कानून और मूल निवास की, और मैं वो भ्रमण करके लोगों को अवगत कराते रहना चाहूंगी। क्योंकि जब तक लोगों को भी पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे जो अधिकार है उनका खनन हो रहा है, तब तक लोग भी आवाज नहीं उठाएंगे और ये यहाँ से चालू रहेगा। आवश्यक है। ये बच्ची उत्तराखंड की है और बीपीएड कर रही है, तो जाहिर सी बात है शिक्षा विभाग में कहीं जाना है, तो इससे जानना चाहेंगे। क्या नाम बताया था बेटा आपने? नाम आंचल है। आंचल, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जब उत्तराखंड के बहुत सारे स्कूलों में नौकरी करेंगी, कहीं भी जा सकती है ना, अभी तो पता नहीं कहाँ जाएंगी, तो आप वहाँ के बच्चों को क्या पढ़ाना चाहेंगी, किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगी पहाड़ के लिए? मेरा तो अभी फिलहाल मेरा तो अभी बीपीएड है, जो मेरे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। तो मैं मोस्टली बच्चों को अभी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड ही पढ़ाऊंगी। रही बात पहाड़ वगैरह की, तो क्योंकि मैं इतनी जगह जा रही हूँ खेलने वगैरह, तो मैं उनके मतलब जाने से पहले ही, उनको किसी गेम में भेजने से पहले उनको वहाँ का सब एनवायरनमेंट वगैरह बताऊंगी। क्योंकि वहाँ मतलब सारी इतनी सुविधा नहीं है बच्चों के लिए। अगर कोई भी इंजरी वगैरह होती है तो इतनी नहीं है कि इमरजेंसी में भी कोई आ पाए, तो उनको, ताकि वो पहले से अपनी तैयारी कर सके। बच्चों को ये बताऊंगी कि अपने तैयारी पहले से रखे, कहीं भी बाहर जाने से पहले या पहाड़ वगैरह में जाते तो उससे पहले। पहाड़ के प्रति प्रेम कैसे जागृत कर पाएंगी? ये तो एक आपकी सामान्य सी बात हो गई। आप अपने गांव एक बार गई हैं अभी, तो मैं बाहर ही रही हूँ। बाहर रही हैं, लेकिन आपका मन था, आपने माँ बाप से कहा कि भाई मुझे मेरा गांव देखना है। हाँ, तो आपके मन में प्रेम था ना अपने गांव के प्रति। तो दूसरे लोगों को कैसे आप उनके मन में प्रेम उत्पन्न कर पाएंगे कि भाई आपको अपना गांव देखना चाहिए, अपना घर देखना चाहिए, या अपनी जमीन से जुड़ना चाहिए? हाँ जी, लोगों को मतलब तभी तो पलायन रुकेगा ना, जब अपने जगह से लगाव होगा। आज आपका लगाव है तो आप उत्तराखंड में नौकरी करने का प्रयास कर रही हैं।
लोगों को मतलब देखना चाहिए अपने गांव जाके, क्योंकि गांव में एक चीज तो अच्छी है कि वहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल साफ है, मतलब वहाँ मतलब हवा वगैरह जितनी मतलब इतनी दूषित नहीं है, सब चीज मतलब साफ है कि लोग खुले उससे रह सकते हैं। और वहाँ ये है कि थोड़ा सुविधा वगैरह की दिक्कत है, बाकी तो लोगों क्या को सुविधाएं होनी चाहिए? जैसे पानी वगैरह की सुविधा भी मतलब कई जगह में है लेकिन कहीं में नहीं है, जो बैकवर्ड इलाका वहाँ मतलब शिक्षा, पानी नहीं है। स्वास्थ्य है, हाँ, पानी, नल है लेकिन पानी नहीं है, हल्का सा हाँ पानी नहीं है। पड़े हैं वो नल। जी, तो और रोड भी बन चुकी है। आप बताइए और क्या क्या समस्याएं हैं जी? आपको क्या लगता है? क्या कोई नहीं यहीं से सर समस्याएं तो बहुत सारी है। रोड बन चुकी है लेकिन उबड़ खाबड़ है, उसमें गाड़ी वाले पहले 10 बार सोचते हैं कि जाए न जाए। हाँ, ठीक है, सही नहीं है मतलब रोड की हालत। कोई मुख्यमंत्री जी को भी पता है, देखते हो आजकल तो फोन के जरिए सब भेज रहे हैं फोटो खींच के, लेकिन तब भी वो कोई वो नहीं ले रहे हैं। कल बात हो रही थी, कल नहीं परसों बात हो रही थी कि पहाड़ में जब जरूरत थी सुविधाओं की तब वहां लोग थे, जरूरत थी। आज वहां लोग नहीं है तो सुविधाएं पहुंच रही हैं, लेकिन वहां लोग रहने के लिए तैयार नहीं है। सर हर जगह नहीं पहुंची है, कहीं कहीं तो अभी हाँ कहीं कहीं पहुंची भी है, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी पहुंची है। अभी मेरा कैसी साइड है, मतलब जैसे रोड जा चुकी है लेकिन उबड़ खाबड़ रोड है, अभी तक वो रोड पक्की नहीं हो रखी है। वहाँ जाने के लिए कोई ड्राइवर तैयार ही नहीं होता कि ऐसी रोड में हम कैसे हमारी गाड़ी। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? अपनी यही मांग करेंगे कि रोड ठीक ठाक हो, थोड़ा मतलब हॉस्पिटल अच्छे हो। हॉस्पिटल तो है, एक आध है भी, तो उनमें अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। फिर देखो जैसे ये एक बात और पूछ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा कड़वा सवाल है लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा। आपने अपना कुछ समय तो पहाड़ में बिताया है? कुछ नहीं ज्यादा बिताया, बचपन पहाड़ में बीता है। बचपन पहाड़ में बिताया, 18-19 साल। हाँ, और पहाड़ में जो करने वाले काम होते हैं वो लड़कियां माओं के साथ करती हैं, और पहाड़ का ये प्रसिद्ध है कि वहाँ महिलाएं अधिक काम करती हैं, है ना। पुरुष तो आर्मी में चले जाते हैं या रिटायर होने के बाद में गढ़वाल मस्त हो जाता है शाम अभी को। भी बुजुर्ग लोग हैं वहाँ, मतलब पहाड़ों का जो अस्तित्व बचा है वो हमारे बुजुर्गों से बचा है। मैं मतलब युवा तो वहाँ नहीं है, बहुत कम है। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आप अपनी बेटियों की शादी वहाँ सुदूरवर्ती पहाड़ में करना चाहेंगे या प्लेन में करना चाहेंगे? अगर फैसिलिटी नहीं होंगी वहाँ तो कैसे करेंगे फिर? अब बच्चे बचपन से यहाँ पले बड़े हैं तो वो कैसे वहाँ, मतलब हमने तो अपना जीवन यापन जैसे भी किया वहाँ बहुत संघर्ष उससे किया। वहाँ सुविधाओं के अभाव में हमने कर दी प्लेन में, तो फिर तो वहाँ सुविधाओं की जरूरत ही नहीं है। क्यों कुसुम जी? भाई जब आपकी शादी प्लेन में हो गई और वहां जाना नहीं है तो फिर वहां सुविधा हो या ना हो क्या मतलब है उसका? जब मैंने और आप अगर वहां सुविधाएं आप वहां जाना चाहते हैं तो फिर आप सुविधाओं के लिए लड़ेंगे तो तब क्यों नहीं जाएंगे? जब मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि मैं 80% सरकार की गलती मानती हूँ, तो जो 20% बचा था वो हम पहाड़ियों की मानसिकता पे बचा था जी। क्योंकि कुछ पहाड़ियों को जो गांव में रह रहे हैं उनको ये है कि अगर वो मजबूरी में रह रहे हैं, वो इस मजबूरी में रह रहे हैं कि अभी हम गरीब हैं, जिस दिन हमारे पास पैसा आ जाएगा हम भी शहर को भागेंगे। ये बड़ी बात है। और हमारी उम्र की लड़कियां खासकर जो पहाड़ में अच्छा रोजगार भी कर रहे हैं अपना, उनके साथ नहीं रहना चाहती। क्योंकि चकाचौंध जो शहरी चकाचौंध है वो भी चाहिए। अब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उन्हें सुकून चाहिए या चकाचौंध चाहिए, और उन्हें ये जानना, पहाड़ियों को खासकर ये चीज पता है कि पहाड़ का जीवन जो है सादगी भरा है। अगर आपको सादगी में अपने घर में सुकून में रहना है तभी आप पहाड़ को चुने। अगर आपको शहरी बड़े बड़े मॉल और रातों की जो जिंदगी पहाड़ शहरों में है वो चाहिए तो वो आपको पहाड़ों में नहीं मिल सकती। मैं 24 वर्ष की हूँ, मेरी उम्र 24 वर्ष है। जो सवाल आपने इनसे किया, मेरी शादी की उम्र आ रही है और मेरे से हर कोई पहले यही सवाल पूछता है जब मैं पहाड़ों के लड़ने की बात करती हूँ। तो मैं आपको ये वादा करती हूँ और मैं आपको ये पक्का कर देती हूँ कि मेरी शादी पहाड़ में ही होगी। मैं रहूंगी भी पहाड़ में ही इसके बाद, और मेरा काम भी वहीं से चले। बहुत अच्छी बात है ये, आपका एक तालियां हो जानी चाहिए सब। मैं कोई सवाल पूछना चाहेगा कुसुम जी से, और बड़ी अच्छी बात कर रही हैं। और जाहिर सी बात है जब मेयर बनना चाहती है, मेयर का मतलब एक विधायक ही होता है भाई, बड़ी पंचायत होती है। तो जी आपका कोई सवाल दिनेश जी? पलायन को आप किस दृष्टिकोण से देख रही हैं? पहाड़ के पलायन को, उत्तराखंड के पलायन को नहीं, पहाड़ के पलायन को किस दृष्टिकोण से देख रही हैं? मैं पहाड़ के पलायन को मजबूरी के तौर पे ही देख रही हूँ अभी, और ये मजबूरी हमें कहीं ना कहीं सरकार कर रही है मजबूर। ये क्या इससे राष्ट्र को कोई हानि है या सिर्फ पहाड़ी लोगों को हानि है? वहाँ के पलायन से पहाड़ी लोगों को भी हानि है और राष्ट्र को भी हानि है। राष्ट्र को ऐसी हानि है
जब आपका घर होता है, आप कहीं के हैं, अगर वो आपका घर है तो आप उसको सुरक्षित रखेंगे अपने घर को। लेकिन अगर आप बाहरी तौर पे आ रहे हैं तो आपको उस जगह से मतलब नहीं होगा कि मैं इसे कितना नुकसान पहुंचा रहा हूँ। आपको अपने प्रॉफिट से मतलब होगा कि आपको कितना मुनाफा हो सकता है, आपको कितना फायदा हो सकता है। आप हमारे खनन को देख लीजिए, एक बागेश्वर में एक गांव बीच में बचा है और चारों ओर खनन हो चुका है। डीएम जाता है चेक करने, डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है डीएम की, चेक करने जाते हैं। डीएम को पैसे पकड़ाए और डीएम को बोला कि आप चलते बनिए। अच्छा, डीएम भी चेक नहीं कर रहा है और जितने उसमें खुदाई होनी चाहिए, जितने उसमें खनन होना चाहिए, उससे ज्यादा क्षेत्र में खनन हो रहा है। और खनन करने वाले क्योंकि टेंडर 1.5 2 करोड़ के जाते हैं तो पहाड़ियों के पास इतना पैसा नहीं है। मतलब बाहर के लोग कर रहे हैं खनन, पहाड़ी लोग नहीं कर रहे हैं। तो जो खनन को उन्हें भरना चाहिए और उस पे पेड़ लगाने चाहिए, उसके बाद वो हमारा समूह जाके कर रहा है, वो वहां के लोग नहीं कर रहे हैं। अगर मेरा घर है, मुझे पता है कि मुझे उस जगह खनन करना है और मेरे को ही दिक्कत आएगी उससे, क्योंकि मेरा घर भी है, तो मैं उसको भरूंगा भी, वहां पेड़ भी लगाऊंगा, प्रकृति को भी संरक्षण करूंगा। अभी देख लीजिए कि सरकार ने 10 थार भेजी हैं केदारनाथ घाटी में, जबकि हमको ये पता है कि केदारनाथ घाटी इतनी संवेदनशील है कि अगर आप वहां जोर से थोड़ा सा भी ढोल भी बजा देंगे तो वहां की जो नीचे की जो उसकी संवेदनशील घाटी की जो प्लेट्स हैं वो भी कांपने लग जाती हैं। जो आपदाएं आती हैं ऐसे ही आती हैं। तो सरकार को उस चीज से मतलब नहीं है कि वो घाटी में वो कितना नुकसान कर रही है। सरकार को मतलब है कि मुनाफा आए, क्योंकि 10 थार भेजने का मेरे को कोई वहां पे औचित्य नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे विकलांगों के लिए, उनके लिए, जब 4 धाम यात्रा में आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, आपको फिट होना चाहिए, तो आप कैसे विकलांगों को वहां पहुंचा रहे हैं, कैसे उतने बुजुर्ग वहां पहुंच जा रहे हैं कि जिनको 1 किलोमीटर के लिए थार की जरूरत पड़ रही है। और अब आप वीडियो देख सकते हैं कि उन थारों में से जो वीआईपी लोग हैं वही उतर रहे हैं, कोई भी गरीब या कोई भी विकलांग उसमें से नहीं उतर रहा है। अच्छा, जैसे आप यहाँ प्लेन में रह रही हैं, जी। तो यहाँ के स्थायी लोगों से कोई समस्याएं, कोई दिक्कत है? मुझे हाँ, मतलब यहाँ के सभी लोगों को आप संपर्क में रहते हैं। आपसी सामंजस्य में, मतलब जैसे दावतों में आना जाना होता है जी, है ना, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं तराई वाले लोग और पहाड़ी लोग, जी, पर्वतीय और तराई वाले सामंजस्य कैसे है? तो ये सामंजस्य है ठीक ठाक बना हुआ या? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत धन्यवाद आपने ये पूछा, क्योंकि लोग ज्यादातर ऐसे देखते हैं कि पहाड़वाद फैला रहे हैं, हम पे भी इल्जाम लगते हैं लोगों के, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिर्फ पार्टीधारी लोग, सत्ताधारी लोगों की फैलाने की बात है। मैं जिस एरिया में रहती हूँ काशीपुर के अंदर, वहां पे 90% तराई के लोग हैं, मतलब देसी लोग हैं 90%, और उनमें से 50 से 60% लोग ऐसे हैं जो मूल निवासी हैं, जो 1950 से पहले यहाँ के बसे हुए हैं, जिनका घर ही उत्तराखंड है, तो वो भी इसका समर्थन करते हैं। मैं ऐसे 100-200 लोग आपके सामने ले आऊंगी जो भू कानून और मूल निवास का समर्थन करते हैं। तो हमारा जो हमारा समीकरण बैठता है वो बहुत अच्छा बैठता है। ये खाली फैलाने वाली बात है कि हम लोग उनसे लड़ रहे हैं या वो लोग हमसे लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। सब एक दूसरे के काम आते बिल्कुल, सब एक दूसरे के काम, सामंजस्य बढ़िया है। बस है सब उत्तराखंडी, वो तराई वाले हैं और हम पहाड़ वाले हैं, इतना ही अंतर है। तो ये बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए। राजनीतिक परिदृश्य भी बदलेगा और समस्याएं भी बदलेंगी, है ना। कुछ नई समस्याएं आ सकती हैं लेकिन पुरानी समस्याएं तो समाप्त हो। तो आप ही के साथ हमारे शक्ति सिंह जी भी हैं, आप पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो पार्षद जी, मैं तो आज ही सी पार्षद कहता हूँ, आप कैसे मेयर के रूप में कुसुम जी को कैसा पाएंगे? कुसुम जी से का जो व्यवहार है बहुत अच्छा है और ये अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट है, और ये सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये महिला है और हमारा जो सिद्धांत कहता है कि लेडीज फर्स्ट, इसके अंदर उमंग है और क्वालिफाइड भी है और LLB कर रही है, तो इसके अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता है। वाह, जो हमारे महिलाओं में आगे आ सके और आगे आके उदाहरण बने कि काम कैसे किया जाता है और पहले क्या काम था और अब देखिए हमने क्या किया। तो इनके अंदर है जज्बा, क्योंकि ये कई आंदोलन से भी जुड़ी पड़ी है। चलिए, इसी के साथ साथ हम आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए दर्शकों को भी धन्यवाद देंगे और हम आपसे वादा करते हैं कि उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए शब्ददूत और ओपन डोर जितना सहयोग आप लोगों का कर सकता है वो करेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। जय। अब पता है इस बीच में मेरे कम से कम